हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यानी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का जो यूनिट नंबर 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट के माध्यम से उसे डिस्कस करेंगे। और ये यूनिट नंबर 10 का 8 नंबर का टेस्ट है, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को शामिल करते हुए इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। मैकाले का स्मरण पत्र 1835 का है, वुड डिस्पैच 1854 का है, हंटर आयोग 1882 का है, सेटलर आयोग 1944 का है। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सही नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में जो हायर एजुकेशन है उसका क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है। यदि हम लोग देखें तो पहले तो यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम चलता था। गुरुकुल सिस्टम के बाद क्या आया कि दुनिया का यदि पहला विश्वविद्यालय की बात करें तो वो आपका कौन सा था, तक्षशिला था। याद रखिए इसको, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया। उसके बाद नालंदा आता है, नालंदा को 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरुआत की बात करें तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा चालू किया गया, और साथ ही साथ ये 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में, और जो पूरी तरह से यूरोपीय शैली पे आधारित था। और यूरोपीय शैली पे आधारित भारत में पहला शिक्षण संस्थान भी हिंदू कॉलेज ही था, जो कलकत्ता का था। बाद में आते हैं हम लोग तो 1823 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, और साथ ही साथ 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र रहता है। इन दोनों की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जो भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थान हैं उनकी जड़ें मिलती हैं, यानी कि उसकी शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा कराई गई थी, या इनके ही रिकमेंडेशंस को वहाँ पे लागू किया गया था। भारत में यूरोपीय साहित्य विज्ञान की पढ़ाई उच्च शिक्षण संस्थानों की शुरुआत हो गई, और शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को उपयोग में लाया गया। इसी तरह से लंदन विश्वविद्यालय के आधार पे ही भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार वुड डिस्पैच ने दिया था। ठीक, वुड डिस्पैच का कौन सा है, 1854 में है। और ये कब चालू हुआ था, मैकाले का घोषणा पत्र 2 फरवरी 1835 में। इसने ये कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा को एक भाषा के रूप में यहाँ पे उपयोग किया जाए। वुड डिस्पैच ने कहा कि 1854 में उन्होंने विचार दिया कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में भी यूनिवर्सिटीज को स्थापित किया जाए, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब देखिए, वुड डिस्पैच को ही, वुड घोषणा पत्र को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक, इसमें भारत जो पूरा आपका लंदन का, यानी लंदन यूनिवर्सिटी जो है उसी के आधार पे, उसी के फॉर्मेट पे पूरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का विचार था। जो 1857 में आपने देखा 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 1857 में स्थापित किए गए, और ये किस पे आधारित थे, लंदन यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट पे आधारित थे, यानी उसी के अनुसार इसको भी स्थापित किया गया था। 1943 तक भारत में जो विश्वविद्यालयों की संख्या थी 12 थी, कॉलेज 75 थे। बाद में 1944 में जो है सार्जेंट आयोग आता है, उसकी रिपोर्ट आती है। उसमें शिक्षा नीति बनाने का पहली बार प्रयास जो है सार्जेंट रिपोर्ट के द्वारा ही किया गया था। अब आते हैं हम लोग हंटर आयोग क्या है, कब चालू किया गया। तो भारतीय शिक्षा आयोग इसे कहा जाता है, या इसे हंटर शिक्षा आयोग कहा जाता है, जिसे विलियम हंटर के द्वारा चालू किया गया था 1882 में। ठीक, प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर ध्यान देने के लिए यह आयोग आया था। यह शिक्षा उपयोगी विषयों और स्थानीय भाषा में हो, इस पर ही जोर देता था। और इसने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा था। ठीक, किसने, हंटर आयोग ने। एक तो साहित्यिक शिक्षा,
माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में, एक साहित्यिक और दूसरा व्यवहारिक। किसने बांटा था? हंटर आयोग ने। जो साहित्यिक शिक्षा है ये विश्वविद्यालयी शिक्षा होती है, यानी विश्वविद्यालयों में शिक्षा हेतु, और जो व्यवहारिक शिक्षा को उसने बताया कि विद्यार्थियों के व्यावसायिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए। ठीक, यानी कि जो व्यवहारिक शिक्षा है या व्यावसायिक शिक्षा है, इसमें विद्यार्थी अपने भविष्य निर्माण के लिए, यानी कि यदि आपको जल्दी पैसे कमाने स्टार्ट करना है तो आप व्यावसायिक या व्यवहारिक शिक्षा पढ़ेंगे। यदि आपको अधिक विद्वान बनना है तो आप साहित्यिक शिक्षा को फॉलो करेंगे। तो दो स्टेप उन्होंने बताया था माध्यमिक शिक्षा का। किसने? हंटर आयोग ने। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, उपनाम से भी पूछ देता है। अब इसमें देखिए तीनों तो आपके राइट हैं, जाहिर सी बात है चौथा रंग होगा। तो सैडलर आयोग के बारे में जानते हैं। सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक, ये 1917 में आया, 1944 के बजाय ये 1917 में आया। इसमें क्या क्या प्रावधान था कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा कितना? 12 वर्ष की होनी चाहिए। सैडलर आयोग का रिकमेंडेशंस हैं। विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। यानी कि 3 वर्षीय, यानी कि आप BA मान सकते हैं या BSc मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। जो अन्य रिकमेंडेशंस थे कि माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अलग से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। यानी कि सैडलर आयोग ने क्या बोला? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उच्चतर शिक्षा बोर्ड का गठन अलग से होना चाहिए, जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण की देखभाल करेगा। प्रशासन और को नियंत्रण करेगा और उसकी देखभाल करेगा। ठीक, तो ये रहा सैडलर आयोग कब आया? 1917 में आया। यहाँ पे 1944 दिया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आइए कोठारी कमीशन के बारे में जानते हैं। कोठारी आयोग, इसकी स्थापना 1964 में हुई। यह पहला अखिल भारतीय शिक्षा आयोग था। नेक्स्ट है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका ही परिणाम है। डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए DS कोठारी महोदय के द्वारा कोठारी आयोग आया और इसे 1964 में लाया गया और यह पहला अखिल भारतीय शिक्षा आयोग था। क्या था? पहला अखिल भारतीय शिक्षा आयोग था। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत करने का विचार भी इसके द्वारा ये दिया गया या इसने ये किया। इस आयोग ने भारत में उच्चतर शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता और मानकों में सुधार तथा उभरते हुए सामाजिक और जो जन आकांक्षाएं थीं उसकी पूर्ति के लिए इसने काम करना चालू किया। जो विश्वविद्यालय से संबंधित प्रशासन और उसके संगठन थे उसमें सुधार संबंधी सुझाव भी कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया। ठीक, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी, उच्चतर शिक्षा का विस्तार, उसमें गुणवत्ता में सुधार, ठीक, रोजगार उन्मुख शिक्षा बनाने हेतु सुझाव दिया गया था। कब? 1986 को। तो इसमें आपका डी राइट है, सभी सही हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। जो हमारा संविधान है, ठीक, भारतीय संविधान, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम या संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में बना कर दिया गया। अर्थात कि शिक्षा जो विषय है ये पहले किस सूची में हुआ करता था? राज्य सूची में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में
कर दिया गया। अब देखिए राज्य सूची में करने का मतलब पहले था तो उस पर केवल कानून राज्य बना सकता था। अब समवर्ती सूची में है तो राज्य और केंद्र दोनों शिक्षा पर कानून बना सकते हैं। ठीक, यानी कि केंद्र भी इस विषय पर कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। क्लियर हुआ? तो अभी वर्तमान में शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी? अध्यापक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, दोनों, कोई नहीं। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली रही थी शुरू से ही, वो आपका कौन सी शिक्षा किस प्रकार की थी? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही रही थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो होती है ये अध्यापक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड सिस्टम इसमें होता है, जिसमें छात्रों को कठोर अनुशासन और अपने शिक्षक के प्रति उनके कुछ दायित्वों के अधीन रहना होता है, और यही आपका गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पहला उच्चतर शिक्षण संस्थान कौन सा है? अब देखिए अभी हमने आपको डिस्कस किया कि भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए पहला जो शिक्षण संस्थान था वो कौन सा था? हिंदू कॉलेज मुंबई, दिल्ली विश्वविद्यालय, कोई नहीं। तो जो पहला था वो आपका कौन सा था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1817 में की गई थी। नेक्स्ट आइए, वर्ष 1950 में भारत में विश्वविद्यालय कितने थे तथा वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 2020 जून तक का डेटा यहाँ पे है, और उन्हीं आंकड़ों के आधार पे आपको ये बताना है कि 1950 में कितने विश्वविद्यालय थे, ठीक, और वर्तमान में कितने विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 है 20, 50, 30, 43, 20, 58 और 20, 54। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 और 54। वर्तमान में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 1950 में 20 थे, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, यूजीसी के बारे में क्या चीज़ें सत्य हैं? यूजीसी के बारे में क्या सत्य है? इसकी स्थापना यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा वैधानिक रूप से हुई। यह स्वायत्त संगठन है यानी ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका प्रतीक ज्ञान विज्ञान विमुक्तय है। उपरोक्त सभी। इसमें देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी है। यूजीसी की स्थापना यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा हुई। यह ऑटोनॉमस बॉडी होती है, राइट है। इसका जो प्रतीक है ज्ञान विज्ञान विमुक्तय है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से कोर्स ले सकते हैं और इस पर व्हाट्सअप करके यानी 8318011238 पर, ठीक, जहाँ आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का कंप्लीट और ज्योग्राफी का भी कंप्लीट कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है जो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नैक यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कब बनाया गया? नैक 1986 में, 1987, 1995, 1994। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या है? 1994 में। नैक का जो गठन था 1994 में किया गया। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के लिए किस स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई? अब देखिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के लिए कौन से निकाय की स्थापना की गई जो ऑटोनॉमस बॉडी है? एमएचआरडी, यूजीसी, नैक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? नैक है। जो हायर एजुकेशंस की अभी देखिए जो आपके डिग्री कॉलेज वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे नैक रैंकिंग के द्वारा उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो नैक की टीम आती है जो निरीक्षण करती है विभिन्न आधारों पे रैंकिंग के, ठीक, जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करती है, कॉलेजों की भी जांच करती है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का है
ई पाठशाला क्या है? कॉलेज है, टीवी चैनल है, एनसीईआरटी की पहल है, कोई नहीं। तो ई पाठशाला क्या है? ई पाठशाला जो है एनसीईआरटी की एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी वैल्यू एजुकेशन के बारे में। ये देखिए आपका फर्स्ट यूनिट में भी इसको डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर 10 में भी देखेंगे। वैल्यू एजुकेशन क्या है? मूल्य शिक्षा है तो समयावधि की आवश्यकता होती है, सही है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाहिर सी बात है आपको टाइम देना पड़ेगा। कहानियों और कथाओं यानी महापुरुषों के माध्यम से मूल्य शिक्षा प्राप्त होती है, ये भी सही है, क्योंकि जो कहानियाँ या कथाओं हैं उससे कुछ नैतिक ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है मौन चिंतन से। मौन चिंतन से भी वैल्यू एजुकेशन की प्राप्ति, मूल्य शिक्षा से, मौन चिंतन से भी मूल्य शिक्षा की प्राप्ति होती है। तो इसमें देखिए ए बी सी तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका प्रश्न आता है वो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको फोकस करके देखिए और साथ ही साथ जो टॉपिक है उसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के आयोग होते हैं उससे प्रश्न हर बार पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।